Good morning everyone. I am Neeru Mehla. Today I'll be teaching you a very basic topic of class 9th, that is the fundamental unit of life, cell. We all know cell is the basic structural and functional unit of life because it can perform all the very important processes of the life and it can individually do all those things. That's why cell is the basic unit of life. Let's do a little bit detail of the chapter. Okay, I'll start with very basic and little bit we go in the advanced. Let's begin with it. Be ready to learn the things. Okay, let's start with the origin. सेल का origin लैटिन वर्ड से हुआ, that is cellule. cellule का मतलब होता है little room, or we can also say the word cella means hollow compartment. दोनों ही वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं एंड वी नो दैट लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. सो क्वेश्चन ये आता है ऐसा कैसे सेल को लिटिल रूम बोल दिया गया. तो ये चीज सबसे पहले स्टडी की साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक. सबसे पहले इन्होंने डेड सेल को स्टडी किया गया. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए आता है इन्होंने लिविंग सेल नहीं, इन्होंने डेड सेल को स्टडी किया. और हमें पता है डेड सेल में कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इट मींस वो खाली कमरा ही दिखाई देगा. दैट्स व्हाई वी गॉट द वर्ड लिटिल रूम और द हॉलो कंपार्टमेंट्स. क्वेश्चन ये आएगा उन्होंने सैंपल कहाँ से लिया. इट मींस जब स्टडी कर रहे थे सैंपल उन्होंने कॉर्क का लिया मींस छाल, और यू कैन से वो कॉर्क बाग से उन्होंने ली थी. अब क्वेश्चन ये आता है कौन से ट्री की बाग थी. दैट वाज स्पेनिश ओक ट्री. तो यहाँ से हमने बेसिक से स्टार्ट किया और लिटिल बिट एडवांस तक हम मूव करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट 1665. इट मीन सबसे पहले 1665 में सेल की डिस्कवरी हो गई थी. रॉबर्ट हुक ने खुद का अपना बेसिक टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया था और उन्होंने डेड सेल को स्टडी किया गया था. तो क्यूरियोसिटी ये आती है कि सबसे पहले फिर लिविंग सेल किन्होंने स्टडी किया. सो नाउ वी गो विद वन मोर नेम. वी ऑल नो स्टार्ट विद A.V. ल्यूवेनहुक. इनका कंप्लीट नेम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक. ये डच के थे. दैट्स द मेन थिंग. और 1683 में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को स्टडी किया गया था. अब क्वेश्चन ये आएगा कि लिविंग सेल के सैंपल मिले कहाँ से या इन्होंने कहाँ से लिविंग सेल के सैंपल स्टडी किए. सो ही टुक द सैंपल फ्रॉम पॉन्ड वाटर. और उन्हें पॉन्ड वाटर में क्या क्या दिखाई दिया. देयर वर बैक्टीरिया इन दैट, देयर वर प्रोटोजोआन्स. क्या आप मुझे एक दो प्रोटोजोआन के नेम बता सकते हैं इफ यू हैव एनी आइडिया. अमीबा वेरी कॉमन, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्राइपेनोसोमा. यहाँ पे मुझे स्टडी की अलॉन्ग विद दैट फंगस नेम्ड यीस्ट जो कि हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो स्टडीड द सैंपल ऑफ ह्यूमन स्पर्म और वी कैन से स्पर्मेटोजोआ एंड ह्यूमन RBC, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पसेल. आफ्टर दैट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही बेसिक वर्ड यूज़ किया था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स. उस टाइम पे इतना स्पेसिफाई नहीं थे. इन सब को उन्होंने बोला कि एनिमल जैसे दिखाई दे रहे हैं एंड ही कॉल्ड देम एनिमल्क्यूल्स, लिटिल एनिमल्स. सो दैट्स द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक बुक का नेम आता है एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज माइक्रोग्राफिया. सो क्वेश्चन ये आएगा रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, इन दोनों में से इन्होंने वो बुक लिखी थी. द नेम ऑफ द बुक वाज माइक्रोग्राफिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट हैड बीन रिटन बाय रॉबर्ट हुक. सो वी हैव टू रिमेंबर माइक्रोग्राफिया बुक रॉबर्ट हुक ने लिखी थी और सबसे पहले लिविंग सेल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने स्टडी किया था. पहले सेल का बोला जाए तो रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया था बट दैट वाज अ डेड सेल. अब क्वेश्चन ये आता है अगर आपसे पूछा जाए हु इज द यू कैन से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि जिन्होंने लिविंग सेल को स्टडी किया
किया होगा. सो नो द आंसर. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले तो काफ़ी को यही नहीं पता होगा व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी. में स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज it is done under the branch that is microbiology, and the father of microbiology is Anton von Leeuwenhoek. अब आपके लिए एक और इजी क्वेश्चन. अगर आपको सेल को डिटेल में स्टडी करना हो, सो व्हाट इज दैट ब्रांच? दैट इज साइटोलॉजी. सो द आंसर इज वेरी क्लियर. आई आस्क यू हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी नाउ. मीन्स सेल को स्टडी करने वाले. अब यहाँ पे ये तो मैंने नहीं बोलना कि लिविंग सेल या डेड सेल. So the father of cytology is Robert Hooke. So we have covered very important, you can say, questions. Let's recap them, and then we will start with a very interesting topic, that is we'll also study about the cell theory. We will study about the you can say who discovered nucleus for the first time. Let's prove हमने क्या किया. मतलब सेल का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से हुआ. सेलुला वर्ड था, उनका मतलब लिटिल रूम, या फिर सेला वर्ड का मतलब होता है होलो कंपार्टमेंट. ये होलो क्यों दिखाई दी? क्योंकि वो एक डेड सेल था, और डेड सेल में हमारा प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं, तो सिर्फ वो खाली कमरे ही दिखाई देंगे. दैट्स वाई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सेल वॉल होगी. देन क्वेश्चन आएगा हमने सैंपल कहाँ से लिया. सैंपल कॉर्क का लिया. कॉर्क कहाँ होती है? बार्क पे, छाल पे. कौन से ट्री की छाल थी या बार्क थी? दैट वाज स्पेनिश ओक ट्री. और ये सब चीज़ें इन्होंने 1665 में की, तो इनको एक बुक लिखी, उसमें पब्लिश कराया. बुक का नेम था माइक्रोग्राफिया. वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकेंडली पूछा जाए, पहली बार लिविंग सेल की इन्होंने स्टडी किया. डच के जो साइंटिस्ट है 1683 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने स्टडी किया. ये हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है. एक और क्वेश्चन प्लीज. फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इज लुइस पास्चर. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इन्होंने सैंपल पॉन्ड वाटर से लिया, और साथ में ह्यूमन के स्पर्म या स्पर्मेटोजोन्स आपको मिल सकते हैं, या आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल या सेल को स्टडी किया. इन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को एनिमलक्यूल्स की कैटेगरी में डाला. एंड फिर क्वेश्चन आया, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. होपफुली यहाँ तक बहुत ईजी वे में हमने कवर की हैं चीज़ें, आपको याद रही होंगी. नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं. वी नो हु इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल, हु इज द ब्रेन ऑफ द सेल. We all know that is nucleus. Good. It means हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं. किन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया? कौन से ईयर में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया? रॉबर्ट हुक के अलावा कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका नेम रॉबर्ट से ही स्टार्ट होता है? लेट्स स्टार्ट विद दैट थिंग, एंड इट इज रॉबर्ट ब्राउन. ओके, इट मीन्स अभी भी हमने रॉबर्ट हुक को स्टडी किया, अब हम रॉबर्ट ब्राउन को स्टडी करेंगे. याद करते हैं इनका मेन इंपॉर्टेंट काम, इन्होंने न्यूक्लियस को स्टडी किया. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1831. काफ़ी बुक्स में 1832 भी लिखा होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एक साथ कभी भी आपको 1831 1832 नहीं मिलेगा. मोस्ट प्रोबेबली वी रिलाई ऑन 1831. एंड क्वेश्चन ये आएगा, इन्होंने सैंपल कहाँ से लिया? So that was a sample of a plant, and it's very beautiful, very costly plant, orchid. ऑर्किड की रूट से सैंपल लिया, और वहाँ से उन्होंने न्यूक्लियस को स्टडी किया. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट. ये सिर्फ आपको बेसिक बता रही हूँ मैं सेल का, उसके बाद इनको डिटेल में हम करेंगे. नेक्स्ट आपके लिए आता है सेल थ्योरी. अब ये सेल थ्योरी का मतलब क्या है? इन जनरल में एक ही सेंटेंस में आपको सेल थ्योरी का बताती हूँ. सेल थ्योरी ये कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन सेल या जो सेल के कंपोनेंट हैं उनसे ही लाइफ स्टार्ट होती है. तो ये चीज़ें सेल थ्योरी में बताई जाती हैं. सेल थ्योरी की कमी सिर्फ ये है, वो ये नहीं बता पाए कि एक सेल से नया सेल में सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नया सेल कहाँ से बन रहा है, हाउ द न्यू सेल विल बी ओरिजिनेटेड. तो उनका आंसर उनके पास नहीं था. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई, मीन सेल को कॉन्टिन्यूटी में आगे किन्होंने स्टडी किया. तो पहला ही वन सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, हु गेव द सेल थ्योरी. दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, मतलब कि जो प्लांट की स्टडी करते हैं उन्हें बॉटनिस्ट बोला जाता है. उन्होंने बॉटनी में काम किया. एक जियोलॉजिस्ट थे, मतलब कि जो एनिमल की स्टडी करते हैं. दोनों ने इंडिविजुअली अपना काम किया था, और इनका वर्क 1838 में पब्लिश हुआ था. इनका वर्क 1839 में पब्लिश हुआ था. सो आपको उनका नेम बताना है. तो नेम इज, बॉटनिस्ट का नेम है मैथियस
स्केलेटन। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये स्टार्टिंग में बॉटनिस्ट नहीं थे, ही वॉज ए लॉयर, वकील थे वो बाय प्रोफेशन। देन उनको क्यूरियोसिटी रही, देन ही टर्न इनटू ए बॉटनिस्ट और यू कैन से द साइंटिस्ट। और उसके बाद इन्होंने अपना सेल थ्योरी पे काम किया। देन नेक्स्ट आता है जोलॉजिस्ट का नेम बताइए, दैट वाज थियोडर स्वान। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके नाम याद करने में, काफ़ी इसको शेल्डिन से याद रखते हैं, कोई स्क्लेडिन बोलता है, स्क्लेडिन एंड स्वान। अगर आपको मैथ्यूस एंड थियोडर याद नहीं रहता, एटलीस्ट रिमेंबर देयर सरनेम स्क्लेडिन और स्वान। ओके, 1838 एंड 1839 में सेल थ्योरी दोनों ने मिलकर दी, दोनों ने इंडिविजुअली काम किया, ना ही ये एक कंट्री से बिलोंग करते थे, दोनों के दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे, एक जर्मनी के थे, एक इंग्लैंड से थे। इट मीन्स कि जो मैथ्यूस थे ये हमारे जर्मनी के हैं एंड हमारे स्वान इंग्लैंड से थे, बट दोनों ने ही सेल पे काम किया। तो कोलैबोरेशन के बाद सेल थ्योरी का ओरिजिन हुआ और सेल थ्योरी में बोला गया दैट ऑल लिविंग कंपोनेंट्स, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, ऑल लिविंग कंपोनेंट्स दे आर मेड फ्रॉम द सेल और द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल आर मेड फ्रॉम सेल और इट्स प्रोडक्ट्स। और यू कैन से इसको और भी सिंप्लीफाई करें, हम बोल सकते हैं दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे बेसिक यू कैन से सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इतना वर्क किया गया तो उन्हें क्यूरियोसिटी क्या हुई, उन्हें ये हुआ कि अब ये नए नए सेल बन कैसे रहे हैं। अब लाइफ इन्हीं से स्टार्ट हो रही है, तो इतने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो नए कैसे बने होंगे। सो दे हैड नो आंसर टू इट। उसके बाद काफ़ी सालों बाद जर्मनी के ही एक पैथोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने रुडोल्फ वर्काउ, उन्होंने बोला कि उन्होंने रिसर्च किया, फिर फाइनली स्टेटमेंट दी दैट इज ऑल्सो इन लैटिन अगेन ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। अब क्वेश्चन क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या है, तो इसीलिए खुद ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आता है कि ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर वर्ड किन्होंने, ये एक फ्रेज है, ये किन्होंने बताया। सो इट वाज रुडोल्फ वर्काउ। सेकंड क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेट कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। इट मीन्स ऑल सेल दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज द मेन थ्योरी। और क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा काम कब किया गया, 1885। यू कैन टिल देन मैं इरेज करती हूँ, आप ये काउंट कीजिए कितने सालों बाद ये फाइनली बोला गया कि नए सेल कैसे बने हैं। जस्ट कैलकुलेट द टाइम इन बिटवीन। It means what was the name of the scientist who disclosed it in 1885, how the cells are formed? It was disclosed by Rudolf Virchow. काफी बच्चे इसको वर्चाओ भी बोलते हैं, सिंप्लाई से कि CH means curve. So it's Rudolf Virchow and he was a German doctor and doctor में भी स्पेसिफिकली ही वॉज ए पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कि हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं, बीमार क्यों हुई, किस वजह से डेथ हुई, ऐसा क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहा, उन सब में वो डेड बॉडी को उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद बताया रिसर्च में दैट आई विल डिस्क्लोज दैट फ्रेज ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये, बच्चों को बहुत मतलब एक तो याद नहीं होता, तब याद होता है, उसके बाद इतना अच्छे से याद रहता है, कभी उनको बार बार बोले ना वर्ड ही पूरा बोलेंगे एक फ्रेज ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर रुडोल्फ वर्काउ। तो यहाँ पर इनका मतलब क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, all cells arise from pre-existing cell. Finally we have decoded it. Omnicellular acellular का मतलब है all cell arise from pre-existing cell। और इतनी सारी बातें बता दी तो इस थ्योरी को भी एक नाम देंगे and the name of the theory is cell lineage theory। याद करने के लिए क्या याद कर सकते हैं, सेल की लाइन लगा दी, मतलब एक के बाद एक सेल बनते
गए, वही तो हमारी क्यूरियोसिटी थी, नए सेल कैसे बने, इसलिए यहाँ पर थ्योरी का नाम बताया गया सेल लाइनेज थ्योरी। ये बहुत कॉमन है। उसके बाद जो नेक्स्ट था, मैंने एक वर्ड यूज किया था प्रोटोप्लाज्म। सो व्हाट इज दैट प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म कॉइन किया था परकिंजी। ये भी जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो बच्चों की बुक में आपको मिलेगा 9th क्लास में, बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है परकिंजी के बारे में कि ये यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म टर्म किन्होंने कॉइन की थी, परकिंजी। ओके, दैट्स द बेसिक थिंग व्हाट वी हैव टू डू। Okay, let's start with a little bit of the, we can say, the type of cells that are present in the life according to the complexity of the nucleus. न्यूक्लियस के अकॉर्डिंगली अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम उनको यूकैरियोट की कैटेगरी में डालते हैं। अगर उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो हम उन्हें प्रोकैरियोट की कैटेगरी में पुट, यू कैन से, प्लेस करते हैं। इट मीन्स अगर हम सेल को, हमें बोले कि आप सेल को क्लासीफाई करें, बहुत सारे मेथड है अपने पास सेल को क्लासीफाई करने के, बट हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेसिक करते हैं। एक बार तो उनके नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर सेल को काउंट करें, एक सेल है तो यूनिसेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल है तो मल्टी सेलुलर है। ये एक कैटेगरी हो गई, मीन्स नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंगली हमने क्लासीफाई किया। ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और इट कैन बी मल्टी सेलुलर। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, मीन्स कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है सेल से, तो वहाँ पर अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये है कि न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है या नहीं। ओके, इट मीन्स मेम्ब्रेन अगर है तो दैट मीन्स वो यूकैरियोट की कैटेगरी में, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। इफ दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मीन्स वो सेपरेट नहीं हो रहा है साइटोप्लाज्म से, then you can say that it is a primitive type of nucleus or it's a incipient nucleus or it's a genophore। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स नेम हो जाते हैं एंड यू कैन से इट्स अ न्यूक्लियोइड। तो वहाँ पे ये सब वर्ड हम प्रोकैरियोट की कैटेगरी में इनको पुट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ इट। अगर हम सेल को क्लासीफाई करें, लेट्स क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्सिटी। न्यूक्लियस की कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करेंगे। दे कैन बी आइदर इन द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और इट कैन बी अ यूकैरियोटिक सेल। अब हमें पता है बायो में एक वर्ड आपको समझना है, कैरियन। व्हाट इज कैरियन? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको बायो में मिलेंगे, जैसे रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ करते हैं, पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, साइटो वर्ड सेल के लिए यूज़ करते हैं, हिपैटिक जैसे हमारा है लिवर। तो ऐसे कैरियन कहीं पर भी आपको बायो में मिले, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर प्रो मीन्स प्रिमिटिव, दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब बच्चे कहते हैं प्रिमिटिव मतलब मीन्स दे डोंट हैव वेल डेवलप्ड, दे हैव जस्ट स्टार्टिंग हुई है वहाँ पे लाइफ की। सो प्रिमिटिव और यू कैन से जीनोफोर भी बोल सकते हैं उस ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को। और वी कैन से दे हैव इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट मीन्स बहुत पुराने टाइप का, इतने अच्छे ढंग से बना नहीं है। इट कैन बी इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और बहुत कॉमनली जो बुक में वर्ड यूज होगा ऐसे न्यूक्लियस के लिए, वी कॉल देम न्यूक्लियोइड। उनके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन वगैरह नहीं होती। तो ये वर्ड इंसिपिएंट वर्ड यूज कर दिया जाए। इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, जीनोफोर है, न्यूक्लियोइड है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इन सब का एक ही मतलब है, मतलब कि न्यूक्लियस ढंग से नहीं बना है। उसका मतलब उसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए है उनके पास, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ओके, जैसे डबल सर्कुलर डीएनए। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, यू मीन्स ट्रू, they have true nucleus। true nucleus मतलब they have well defined nucleus। well defined nucleus means they have the nuclear membrane। that's the main thing that we have to remember। okay, यहाँ पर प्रोकैरियोट के कैटेगरी में एक ही हमारा किंगडम है that falls in the category of prokaryote, it is Monera। RH वेटेटिव क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मोनेरा किंगडम ही हमारा
प्रोकैरियोट की कैटेगरी में जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम हमें तो मोनरा का मतलब ही नहीं पता। इट मीन्स अगर सबसे सिंप्लीफाई में बताया जाए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट वायरस, वायरॉन, वायरॉइड्स, अब वो अभी तक भी क्लासीफाई नहीं हुई है इस किंगडम के अकॉर्डिंगली, लेकिन और भी जितना भी चीज़ें हैं, अगर आप देखिए सबसे छोटी चीज़ बैक्टीरिया, इट मीन्स बैक्टीरिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनरा। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी बैक्टीरिया मोनरा की कैटेगरी में जाते हैं। तो आप एग्जाम्पल की फॉर्म में याद रख सकते हो कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी प्रोकैरियोट हैं, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमने तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी सुना है कि वो भी बैक्टीरिया ही है। येस यू आर ट्रू, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ब्लू ग्रीन एल्गी कोई एल्गी नहीं है, इट इज अ बैक्टीरिया एंड वी नो इट इज नोन एज साइनोबैक्टीरिया। कोई बच्चा है जिनको ये पता है कि साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आप मुझे बताए? यस, देयर माइट बी समवन, एनाबीना, नोस्टॉक, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। और जैसे कि मैं एनाबीना, नोस्टॉक बताती हूँ तो बच्चों से रुका नहीं जाता, दे गिव मी मोर एग्जाम्पल्स। फिर वो बताते हैं मैम इसके अकॉर्डिंग तो हमें याद आया बैक्टीरिया का, दैट इज राइजोबियम। इस मीन्स उनको पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल याद हो जाती है और सारे बैक्टीरिया वहाँ पे यूज होते हैं, वो सभी रिकॉल करने लग जाते हैं। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट इंटरेस्ट। मोनरा अब उनके लिए कोई बड़ा वर्ड नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने सारे बैक्टीरिया नाम आते ही बोल दिया कि सभी के सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट की कैटेगरी में ही जाएंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि प्रोकैरियोट की कैटेगरी में जाए। उसके अलावा जितने भी बच गए, फंगस है, एल्गी है, प्लांट्स हैं, वी हैव प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजॉन्स है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्राइपेनोसोमस, जितना भी लेशमैनिया, ये सभी के सभी हमारे यूकैरियोट की कैटेगरी में जाएंगे। और बच्चे सबसे इजी आंसर को ही ऑप्ट करना पसंद करते हैं, वो क्या लिखते हैं? दे राइट सिंपली एनिमल्स, प्लांट्स, और काफ़ी बच्चे तो बोलते हैं कि हम ह्यूमंस एनिमल्स नहीं है तो हमें भी अलग से लिखा जाए, बट टेक्निकली ऑल द ह्यूमंस दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल किंगडम ओनली एनिमेलिया में। बट ठीक है, बच्चे अभी सीख रहे हैं, वी कैन से यस हमने आपका ह्यूमन भी एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे आ सकता है कुछ बच्चे बोले कि हम तो अमीबा लिखना चाहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, दे कैन राइट डाउन अमीबा आल्सो। ओके, दैट्स वे। इस तरह से हम बहुत कैन से शॉर्ट में, क्योंकि इंट्रोडक्शन है अपना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिक, क्यों इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा, इस तरह से पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको सिर्फ बताया है। क्या मैंने सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात की है? अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो वो प्रोकैरियोट है, अगर उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोट है। अब और ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेंगे प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में? लेट्स गो विद द डिटेल ऑफ, नॉट दैट मच डिटेल, और यू कैन से अगर स्कूल में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, बट यू विल राइट इन दैट अकॉर्डिंगली, यू विल डू इट फाइन। आपने क्या सीखा? मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे ये बताइए इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? ओके, डेफिनेटली फॉर श्योर यू विल से कि प्रोकैरियोट में, और काफी बच्चे बोलेंगे नहीं हम बैक्टीरिया में, सही से भी दोनों की बातें ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा जीनोफोर कहाँ पे होता है, अब कोई बच्चे ये नहीं बोलेगा कि जीनोफोर क्या है, न्यूक्लियोइड का ही सेकंड नेम है जीनोफोर, तो वो भी हमारा बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होगा। अब मैं बार बार प्रोकैरियोट को इतना बड़ा ना लिख के, आई एम यूजिंग द कोडिंग लैंग्वेज हियर एंड होपफुली यू विल आल्सो गेट इट, बट डोंट राइट इट इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस। ओके, तो यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को लिटिल बिट हम डिटेल में करें। पहला हमने क्या किया था? पहले हमने बात की न्यूक्लियस की, मतलब इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो हमने क्या बोला कि क्या है? हमने बोला उनके पास न्यूक्लियोइड है। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। हमने बोला उनको हम जीनोफोर बोल सकते हैं। अगर हमें न्यूक्लियस ही वर्ड बोलना है और हमें याद नहीं रह रहा, उसको ट्रू न्यूक्लियस ना बोल के उसके सामने एक वर्ड ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड द वर्ड इंसिपिएंट न्यूक्लियस। वेरी ब्यूटीफुली ग्रेट। तो यहाँ पे क्या है? दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बार बार ना लिखे, हम सिंपल लिख देते हैं यस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सेकेंड बात हम करते हैं ऑर्गेनेलीज की। ये वर्ड मैं इसलिए यूज नहीं
करना चाह रही थी, हो सकता है काफ़ी बच्चे ऐसे हों जिनको ऑर्गेनेलीज के बारे में नहीं पता। अगर आपने केमिस्ट्री में एटम किया है तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ऐसे ही अगर हम सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को देखें कि और छोटे छोटे पार्ट्स, उनको ऑर्गेनेली बोला। मतलब कि एक सेल को अगर मिल के काम करना है तो कौन उनको हेल्प करने वाला है, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेलीज बोला गया। सो दैट्स वाई अब हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर आप में से किसी ने एटलीस्ट पावर हाउस ऑफ द सेल तो कभी सुना ही होगा लाइफ में। पावर हाउस ऑफ द सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और दूसरी बात करें, और आपने क्या सुना होगा, ब्रेन। ब्रेन तो मैंने बता दिया, न्यूक्लियस। इट मीन्स न्यूक्लियस क्या है, दिमाग है सेल का। और डायरेक्टर है, जैसे स्कूल में डायरेक्टर होते हैं, इट मीन्स इट्स द ब्रेन ऑफ दिस सेल। सारी एक्टिविटीज़ यही कंट्रोल करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर करने का काम यही करेगा। और ऑर्गेनेलीज में और एग्जाम्पल जो आप बताएंगे, जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, वी आर सेइंग। अब अच्छी बात क्या है, अभी तक हम यही सीखते आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। बट बहुत सारे बच्चों को तो बाद में जाके पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है। इट्स नॉट अ सिंगुलर वर्ड, इट्स अ प्लूरल वर्ड। तो एक, अगर हम एक ही इसकी बात करनी है, वी विल से इट इज माइटोकॉन्ड्रियन, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। इज द वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट वी नीड टू रिकॉल। बहुत सारे बच्चों को, इवन आई एम नॉट मेकिंग माई ओन स्टोरी, आई हैव एनकाउंटर्ड दीज थिंग्स। बच्चों को ये सच में नहीं पता होता कि माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है और माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है। सो दैट्स द थिंग यू कैन रिमेंबर। अभी यहाँ पे और कोई ऐसी ऑर्गेनेली जो आपको याद आती है, यू रिमेंबर प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। वी रिमेंबर लाइसोसोम, ओके। वी रिमेंबर ER is endoplasmic रेटिकुलम। दो टाइप के ER होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिटेल में बाद में करेंगे। एंड वी ऑल्सो रिमेंबर गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडीज, ओके। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, जितने भी ऑर्गेनेलीज के मैंने नाम लिखे हैं, इन सब की मेम्ब्रेन होती है। और एक कंडीशन जो मैंने आपको नहीं बताई, कंडीशन ये कहती है, कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनेली या ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन है। मीन्स सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन है हमारे प्रोकैरियोट के पास, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड वी कॉल इट सेल मेम्ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा एक भी मेम्ब्रेन हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। इसका मतलब ये सभी के सभी ऑर्गेनेलीज हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। और ये सभी के सभी ऑर्गेनेलीज हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये आता है, एक ऐसी ऑर्गेनेली जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो ऑर्गेनेली बैक्टीरिया के पास होनी चाहिए या नहीं? डेफिनेटली वो ऑर्गेनेली बैक्टीरिया के पास होगी। और वो सबसे छोटी ऑर्गेनेली है और उनका नेम है राइबोसोम। राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड रहती है। यहाँ पर सबसे पहले उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा गया था। तो इट मीन्स राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी होंगे, राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक सेल में ही भी होंगे, बट इनमें भी डिफरेंस होगा। तो यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड जिसमें हमारे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब आते हैं, वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, गोल्जी apparatus भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। लेकिन लास्ट में मैंने आपको बताया, एक ट्विस्ट दिया। ट्विस्ट ये दिया कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट है, दैट इज राइबोसोम। तो हम राइबोसोम को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, ओके। तो डिटेल में क्या करते हैं, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं बेटा। दे आर
दे आर मेम्ब्रेनलेस फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब उनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे आर मेम्ब्रेनलेस। अब दो टाइप के राइबोसोम है, प्लीज डोंट कंसिडर कि वो प्रोकैरियोट के कैटेगरी में है। आई एम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनिंग यू कि राइबोसोम के बारे में आपको थोड़ा सा पता हो, उसके बाद हम कैटेगराइज करेंगे कौन से टाइप के राइबोसोम प्रोकैरियोट में है एंड विच वन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट। ओके, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, दे आर आइदर 70S और 80S। अभी छोटी क्लास में अभी दो ही करते हैं, आगे जाके थोड़ा और डिटेल हो जाती है, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल। 70S, अब S का मतलब क्या है? सबसे पहले क्यूरियोसिटी होती है, इट्स अ यूनिट, इट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, स्वीटबर्ग यूनिट, उनके नेम पर ही है ये कंट्रीब्यूशन उनका। ये डेंसिटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने यूनिट को प्लेस किया है, कितना उनकी डेंसिटी रहेगी, और यू कैन से सेडिमेंट कोफिशिएंट, मतलब अगर उनको सेंट्रीफ्यूज में बहुत स्पीड पे घुमा दिया जाए तो वो उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन उनका होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो 70S है, ये 70S टाइप के राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो हमारे 80S हैं, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे जो 70S है वो भी हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब हमारे कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जिनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज बोला जाता है, जो अपने लिए कुछ प्रोटीन बना सकते हैं। दो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, जैसे एक तो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट हमारे जो कैटेगरी में आता है, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, लेकिन जो हमारा साइटोप्लाज्म है यूकैरियोटिक सेल का, वो हमारे वहाँ पर 80S टाइप के राइबोसोम्स ही कैरी करेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, ये सब चीज़ें हम आगे तब राइबोसोम को डिटेल में करेंगे, तब करेंगे कि एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है, वो सब चीज़ें बाद में की जाएंगी। जैसे पैलेटिन को डिस्कवर किया, ये सब चीज़ें बाद की हैं। तो यहाँ पर हमने राइबोसोम के अकॉर्डिंगली क्या बोला कि 70S और 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। 70S सिर्फ प्रोकैरियोट में होते हैं, जो 80S है वो यूकैरियोट में है, लेकिन 70S भी यूकैरियोट में हो सकते हैं, प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है जैसे पावर देने वाला काम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का इतना इंपॉर्टेंट काम, एनर्जी देना, सेल को डिवाइड करवाना, सब उसके लिए काम ये कौन करेगा? यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज मेसोसोम। मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया के, अगर हम देखें इक्विवेलेंट ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में काम करता है, दैट इज मेसोसोम्स। ये है इन जनरल। अब हम देखें क्रोमोसोम्स के बारे में। काफ़ी बच्चों को क्रोमोसोम में इतना कन्फ्यूजन होती है, उनको ये नहीं याद रहता कि क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोमेयर क्या है, सब उनका एक जैसा हो जाता है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम। क्योंकि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, और हम ह्यूमंस की बात करें, वी हैव 46 क्रोमोसोम और वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल में होते ही हैं। अब क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम क्या है, उसको मैं क्लियर करती हूँ। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ जो सेल में आगे यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले पर्टिकुलर चैप्टर में हम प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल, उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके डायग्राम्स बनाएंगे, और एक ऑर्गेनली किन्होंने डिस्कवर की क्या फंक्शन है, क्या क्या पार्ट होते हैं, कहाँ पर होता है, ये नहीं होगा तो क्या डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो सब चीज़ें हम आने वाली क्लास में स्टडी करेंगे। वी कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स इन वन लेक्चर, सो इट विल बी वेरी बोरिंग एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डाइजेस्ट इवन। ठीक है, हम जितना एक टाइम पे एक लेक्चर पे कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे। दैट इज़ ओनली द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर। ओके, तो मैं आपको अब क्या है क्रोमोसोम का डिफरेंस आपको मैं बताने वाली हूँ कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, और ये आपके पास क्रोमेटिन या सेंट्रोमेयर, ये सब एक सी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये सब वर्ड क्या है,
उसके बाद मैं कोशिश करूँगी हमने आज जो स्टडी किया है उसको रिकॉल करें, लास्ट में ये कंक्लूड करें कि आपसे मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आपके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे छोटा सेल क्या है, ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल क्या है, सबसे लंबा सेल क्या है, या एनिमल्स में सबसे लंबे सेल का नाम बताओ, प्लांट्स में लार्जेस्ट सेल का नाम बताओ। दैट वे वी कैन एंड द क्लास टू मेक इट यू कैन से लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, ताकि आपको याद रहे कि अगली क्लास में हमें कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है। ओके, तो मैंने क्या क्या वर्ड बोले, हालांकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे भी नहीं क्योंकि उनको इनका नाम ही नहीं पता होगा, बट मैं कंफ्यूज आपको कर दूंगी, दैट इज़ नॉट सो। मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं हूँ, आई हेयर टू क्लियर योर थिंग्स। एक वर्ड होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोल देते हैं। सेकेंड वर्ड होता है क्रोमेटिड, थर्ड वी हैव द वर्ड क्रोमेटिन, फोर्थ वी हैव द वर्ड सेंट्रोमेयर। हालांकि सबकी स्पेलिंग बहुत डिफरेंट है, बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आई डोंट नो हाउ, बट उनकी कोई मिस्टेक नहीं है बिकॉज वी इनकाउंटर दीज वर्ड्स इन वन और द सेम बेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमेटिन फर्स्ट। क्योंकि आपने कभी न कभी न्यूक्लियस के अंदर, अब मैंने अभी तक आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया नहीं है, बट सॉरी टू से मैं आपके लिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। होपफुली कि आप पहली बार इसको देखें तो आपको ये ना लगे कि ये क्या है, मैं पहले ही बता देती हूँ। आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये स्टोर है। ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है और ये पोर है इनके बीच में, न्यूक्लियर पोर। तो मैं सबसे पहले क्रोमेटिन को यहाँ पर प्लेस करूँगी। यहाँ पर भी लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड को हम न्यूक्लियर प्लाज्म बोलेंगे, लेकिन हमारा मेन काम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जो धागे वाला स्ट्रक्चर जो मैंने ऐसे बना दिया रैंडमली। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन। मतलब कि तब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमेटिन की फॉर्म में है प्रेजेंट। मतलब इस क्रोमेटिन के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा डीएनए, इसी में हमारी हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके चारों तरफ डीएनए रैप होता है। अलोंग विद दैट वी हैव नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो। अभी हिस्टोन और हिस्टोन से डरना नहीं है, ये चीज़ आगे बाद में बताएंगे आपको। आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम ये मानते हैं कि क्रोमेटिन में डीएनए और हिस्टोन प्रेजेंट है। वी हैव नॉन हिस्टोन एज वेल एज आरएनए इन दैट ऑल्सो। अब क्वेश्चन आता है कि पहली चीज़ क्लियर हुई, ये जहाँ धागा है, इट मीन्स दिमाग में सिर्फ ये आपको रखना है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे जो स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रोमेटिन। दैट्स द की वर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर, that thread-like structure present in the nucleus containing DNA, you can say genetic information or histones protein to wrap it along with some non-histone protein and RNA is chromatin. अब ये सेल बोलते हैं कि जब डिवाइड करते हैं एक सेल से दो सेल में हमें बाइफर्केशन करना है, बाइनरी फिजन करानी है, या माइटोसिस है, मियोसिस है, ये सब चीज़ें होनी है। तो उस टाइम पे अब बच्चे माइटोसिस, मियोसिस, ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। सिंपल याद रखिए कि सेल को डिवाइड करने के हमारे प्रोसेसेस के नाम है, सेल डिवीजन के टाइप से माइटोसिस एंड मियोसिस। मतलब अब ये सेल से दो सेल बनने वाले हैं, तो न्यूक्लियस में भी जो कंटेंट है वो डबल होगा, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे दूसरे सेल में ट्रांसफर करनी है। मतलब जैसे ही नॉन डिवाइडिंग सेल डिवाइड करने के लिए रेडी होगा, उस टाइम पर हमारे इस पर्टिकुलर क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा और ये क्रोमेटिन कंडेंस होगा, पास में आएगा, छोटा होगा, मोटा होगा और एक पर्टिकुलर शेप अटेन कर लेगा, जैसे कुछ इस टाइप का। जनरल बहुत इजी वे में बताया है, मतलब कि क्या बनाया, ये जो धागा है ये बस एक लूप की फॉर्म में आ गया, देन इट इज क्रोमोसोम। मतलब अब सिंपल समझने की बात है कि जितना भी धागा है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें
तो इसमें ऐसे 23 पेयर बन सकते हैं क्रोमोसोम के इस पूरे धागे से। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से एक ही ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन सकता है, ये भी सिंगल है से पेयर में। तो ये है हमारा क्रोमोसोम। ये क्या हुआ? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्रोमोसोम। ये क्या है? इट इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन दैट मेक्स क्रोमोसोम। हो गया सिंपल। कब होगा ये ऐसा? ये डिवाइडिंग सेल में होगा। ओके, अब सेकेंडली इमेज क्रोमोसोम हमें पता चल गया, लेकिन अभी भी हमें क्रोमेटिन नहीं पता। तो ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, लूप लाइक स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं क्रोमेटिड। दीज आर क्रोमेटिड्स। अभी दोनों एक ही इसके हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकते हैं। दीज आर क्रोमेटिड्स, एक ही क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है। अब रह गई बात सेंट्रोमेयर। सेंट्रो सिर्फ सेंटर पे ध्यान देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, मतलब कि ये वो स्ट्रक्चर जहाँ पे इस धागे को ये कॉइल करके होल्ड करके रखेगा, दिस स्ट्रक्चर इज सेंट्रोमेयर। यहाँ पे प्रोटीन होती है, काइनेटोकोर, वो भी नहीं बताएंगे। मेन आपको सिर्फ याद रखना है सेंट्रोमेयर। मतलब आपको सेंट्रोमेयर क्लियर हो गया, आपको क्रोमेटिड क्लियर हो गया, आपको क्रोमेटिन क्लियर हो गया, आपको क्रोमोसोम क्लियर हो गया। सारी चीज़ें इसमें होपफुली क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये बेसिक है जो हमें याद नहीं रहता या हमें पता नहीं है व्हाट आर दीज थिंग्स। ओके, दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू टिल नाउ। अभी मेरे लिए साइड से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये आता है आपके अकॉर्डिंगली, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, जैसे हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो आप बताइए कि दुनिया में सबसे छोटा बैक्टीरिया क्या हो सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ? ओके, इंटरेस्टिंगली उसके पास कोई सेल वॉल भी नहीं होती, जो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दूं। ये डिजीज कोज करता है, एनिमल्स में भी वो कोज कर सकता है, प्लांट्स में भी, इवन ह्यूमंस में भी वो डिजीज कॉज कर सकता है। ओके, नो आइडिया। आई लेट यू नो द नेम। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम है माइकोप्लाज्मा। रिमेंबर, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। याद रखना, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगली क्लास में जैसे ही हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे तो वहाँ पर हम सेल वॉल ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स हम बनाएंगे, उसके बाद हमारी जो सेल वॉल आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन आएगी, बट ऐसा कोई सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर माइक्रोप्लाज्मा के पास नहीं होता। यस, बट दे डू हैव द सेल मेम्ब्रेन। देन उसके बाद इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, PPLO। मतलब PPLO वर्ड बोला जाए या माइक्रोप्लाज्मा बोला जाए, आपको दोनों सेम कैटेगरी भी डिफाइन करनी है। Still we have some difference, but अभी आपको इतना ही याद रखना है। It is also known as pneumonia like organism। तो PPLO की फुल फॉर्म मैंने कितने सारे टास्क आपको दे दिए आज याद करने के लिए। इंट्रोडक्शन में भी इतना सारा हो गया अपने करने के लिए। PPLO की फुल फॉर्म क्या है, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म का नेम या बैक्टीरिया का नेम बताओ। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, परकिंजी के उसके बाद मैथ्यूस स्प्लाइटेन, और उसके बाद थियोडर स्वान ने क्या किया, रुडोल्फ वर्कआउट कॉन्ट्रीब्यूशन। इतने सारे तो नेम याद करने को मैंने आपको दे दिया आज। उसके बाद भी क्वेश्चन पूछो, ये इतना छोटा है तो थोड़ा बहुत आप बोलेंगे कि इतना छोटा मतलब कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। अब एक वर्ड यूज होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि जिनको देखने के लिए नेकेड आइज सफिशिएंट नहीं है, नॉर्मल आई से हम देख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेक्टेकल लगे हुए हैं तो मैंने कोई मशीन लगा ली। आई विल कंसिडर इट नॉर्मल नेकेड आइज ओनली, बिकॉज वो मेरी मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया का सोल्यूशन है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसा है जिनको हम नॉर्मल आई से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए या तो हमें लाइट माइक्रोस्कोप या बोल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ओके, जैसे नॉलेन रस्का,
ने डिस्कवर किया, तो उनको बोला जाता है दे आर सब माइक्रोस्कोपिक। मतलब कि ये तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जाएंगे, इनको देखने के लिए तो स्पेशल टाइप के हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होगी। नॉल एंड रस्का हमें याद आएंगे, तो ये चीज़ है, उनके लिए आपको सब माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये सबसे छोटी सेल हैं, इन सेल का स्ट्रक्चर, इनका साइज कितना होगा, कितना छोटा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 0.1 से 0.2, अब ये बोलेंगे 0.1 0.2 तो बड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। यू कैन से 0.1 0.2 माइक्रोमीटर, ओके। तो 0.2 या फिर 0.25 इन जनरल इतने छोटे छोटे साइज के होते हैं, दिस आर द माइक्रोमीटर्स। इनको नॉर्मलाइज तो वैसे भी नहीं हम देख सकते हैं। या फिर कुछ बोले नहीं मैम बैक्टीरिया को तो साइज थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है, आप बोल सकते हो कि रेंज डाल देते हैं हम, फिर 0.2 से 2.5 माइक्रोमीटर तक का साइज जनरली जो रहेगा वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का रहेगा, और यूकैरियोटिक का तो ऑटोमेटिकली इनसे ज़्यादा ही होगा। अगर आपको मैं अपना नर्व सेल याद दिलाऊँ, ह्यूमंस का न्यूरॉन बुक्स में लिखा होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग है। इसका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल क्या हुआ, दैट विल बी न्यूरॉन, और यू कैन से नर्व सेल। और अगर मैं आपको ऑस्ट्रिच के एग की याद दिलाऊँ तो आप क्या बोलते हो, सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का ही होता है, वो खुद एक सेल है। तो अगर आपसे बोला जाए कि लार्जेस्ट एनिमल सेल का नेम बताएं, दैट इज ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल का नेम बताएं, दैट इज न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नेम बताएं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइकोप्लाज्मा, क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस होते हैं बट दे आर नॉट लिविंग, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है, सब प्लांट्स की बात करें, सबसे बड़े प्लांट का आपका सेल बताना है। आपने एल्गी सुने होंगे, काई, तो एक सेल की काई यूनिसेलुलर एल्गी। अब एल्गी भी बहुत सारे कलर की होती है, ग्रीन कलर की एल्गी, रेड कलर की एल्गी, ब्राउन कलर की एल्गी। तो यहाँ पर जो ये एक सेल की एल्गी है जिसे ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफाइसिन में आती है, और ये एल्गी सबसे बड़ी है, मतलब इसका जो सेल है सबसे बड़ा है। और सोचो कि आपके स्केल पे 15 सेंटीमीटर के आसपास तक का अगर रेंज है तो 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा तो एक सेल है। तो आपको ये बताना होता है कि हमारे प्लांट के अंदर सबसे बड़े सेल का नेम क्या है, वो खुद एक एल्गी है, दैट इज एसिटोबुलेरिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपके लिए हाई रहेगा बट इंटरेस्टिंग, क्लास में थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए ना अपने लिए भी। तो ये है अपना एसिटोबुलेरिया, दैट्स ऑल वी हैव डन टुडे। अब जल्दी से रिकैप करें, आपके लिए एक छोटी सी क्विज रेडी करती हूँ मैं। आज हमने क्या क्या स्टडी किया है वो हम करेंगे और इस प्रथम क्लास को एंड करते हैं। नाउ लेट्स रिकैप ऑल द थिंग्स इन वन गो। 5 मिनट्स में स्पीड में रिकैप करेंगे सभी के सभी चीज़ें, और उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ओके। यू विल टेल मी व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। वेरी गुड, सबसे पहले उन्होंने डेड सेल को स्टडी किया, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ये आपको याद रखना है 1665 में। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है रॉबर्ट से, एक और रॉबर्ट आपको कंफ्यूज करता है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को स्टडी किया था, वेरी गुड। अब थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। आई एम राइटिंग इट वेरी इन द शॉर्ट वे। अब ल्यूवेनहुक ने क्या किया, इन्होंने लिविंग सेल को स्टडी किया, दैट इज द थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है बुक का नेम माइक्रोग्राफिया। बुक किन्होंने लिखी, बुक लिखी इन तीनों में से एक थे साइंटिस्ट जिन्होंने बुक लिखी, आंसर इज रॉबर्ट हुक और ब्राउन, दैट इज रॉबर्ट हुक, गुड। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट अपने लिए कि यहाँ पर पर्किंजी ने क्या किया, पर्किंजी ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। अगली क्लास में हम ये स्टडी करेंगे बेटा कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब प्लाज्म ये सब क्या है, क्या डिफरेंस है प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में, ये चीज़ें हम जब प्रोटोप्लास्ट क्या है, ये वर्ड्स भी अपने को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आपके लिए जो आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन्होंने दी ये आप बताएंगे, यस मैथियस स्क्लेटन 1838 एंड
थियोडर स्वर्ण। 1839 एक हमारे बोटनिस्ट थे, ये बोटनिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट, ये पहले लॉयर थे, बाद में बोटनिस्ट बने। इन्होंने सेल थ्योरी दी। इट मीन्स ऑल द सेल दे अराइज, यू कैन नो सॉरी, यू कैन से ऑल द लिविंग थिंग्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। देन इनकी थ्योरी को आगे जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है सेल लाइनेज थ्योरी। सेल लाइनेज थ्योरी किन्होंने दी? रुडोल्फ वर्काउ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं आपको अभी शॉर्ट में करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, ये लैटिन फ्रेज था ऑमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ये किन्होंने दिया? ये रुडोल्फ वर्काउ ने ही दिया। सेम बार बार नहीं लिखते। इसका मीनिंग क्या था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखो याद हो, ऑर्किड का सैंपल, ऑर्किड रूट्स का सैंपल रॉबर्ट ब्राउन ने यूज किया था। यहाँ से स्पेनिश ओक ट्री का सैंपल रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। लिविंग जो सैंपल के लिए पॉन्ड वाटर या फिर ह्यूमन का स्पर्म या आरबीसी यूज किए गए थे। यहाँ पे ये चीज़ें आपको जनरल याद रहेंगी। और इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने किए थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें जो मेन चीज़ याद रखना था कि न्यूक्लियोइड, जिनोफोर, ये सब हमारे न्यूक्लियस वर्ड ना यूज़ करके, ये वर्ड हमें प्रोकैरियोट में यूज़ करने हैं। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो वहाँ पे न्यूक्लियस वर्ड यूज़ किया जा सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट में नहीं होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट में होंगी। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनेली थी जो कि प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोट में भी होती है, दैट इज राइबोसोम। लेकिन प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम का मेन काम प्रोटीन बनाना है। 80s यूकैरियोट में ही होगा, लेकिन 70s वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड ऑर्गेनेली है वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है। ये सब चीज़ें हमने की। उसके बाद लास्ट में मैंने पूछा था एसिटाबुलेरिया, जल्दी से बता दो एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया एक सेल की ग्रीन कलर की एल्गी है, मतलब कि हमारे प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल है, ये लार्जेस्ट प्लांट सेल आप बोल सकते हो। इट इज एसिटाबुलेरिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल सेल बताइए जो सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रिच का एग, सो दैट्स द लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग इन एनिमल्स। न्यूरॉन सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल, और यू कैन से नर्व सेल। और सबसे छोटा एक तो रह गया बैक्टीरिया, दैट इज माइकोप्लाज्मा, और यू कैन से PPLO। PPLO is pleuropneumonia like organism. That's how we can wind up all the things that we have done today. होपफुली सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो। I can clear it right now or we can do it in the next class. Hopefully you enjoyed the class. Okay, thank you everyone. Have a nice day. Thank you.